कूलाम के नियमानुसार आप जान रहे हैं कि दो आवेशों के मध्य जो बल लगता है वह आपका 1/4πε0 Q1 Q2/r² कार्य करता है। यह ध्यान रहे। जब भी हम बात करेंगे कि कूलाम के नियम का सदिश रूप क्या है तब हम सदिश वाला लिखेंगे। जनरली जब भी हम कूलाम के नियम को बोलते हैं वो अदिश रूप को ही हम बोलते हैं या फिर उसी को लेकर कार्य करते हैं। सदिश रूप जब भी आता है तो वो स्पेसिफिक रूप से आएगा, वह स्टेटमेंट में या फिर क्वेश्चन के फॉर्म में जरूर लिखा रहेगा कि वेक्टर रूल को बताइए या फिर सदिश के नियम को बताइए। तो जब भी सदिश रूप के बारे में बात करना होगा तो वो आपको लिखा हुआ होगा। अगर हम कूलाम का नियम का डायरेक्ट बात कर रहे हैं तो चाहे हम अदिश रूप लिखे या ना लिखे, हमें अदिश रूप को ही लेकर कार्य करना रहता है। तो वही आपको यहाँ पे लिखा गया कूलाम के नियमानुसार F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। यह जो सूत्र है यह सूत्र कार्य करेगा जब हमारे पास माध्यम जो है वो हवा या फिर निर्वात होगा। ε0 या फिर ε0 के बारे में आप जान रहे हैं कि इसे हम कहते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता और इसके मान को भी निकाल के दिखाया गया था 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब मान लीजिए आवेशों के इस निकाय को हवा या निर्वात की जगह किसी अन्य माध्यम में रख दिया जाए। मान लीजिए हमने पूरे निकाय को पानी में रख दिया, एल्कोहल में रख दिया, केरोसिन में रख दिया। केरोसिन मिट्टी के तेल को बोलते हैं। तो अलग अलग अगर माध्यमों में हम रख दें तो किस तरीके से बल का मान प्राप्त होगा उसी को निकालने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं सापेक्ष वैद्युतशीलता का। तो चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से अलग अलग माध्यमों में हम सापेक्ष वैद्युतशीलता की सहायता से आवेशों के मध्य लगने वाले बल के मान को प्राप्त करेंगे। मान लीजिए हमारे पास जो आवेशों का निकाय है उस निकाय को हवा या फिर निर्वात में लिया गया। अब आपके सामने हवा और निर्वात एक साथ आ रहा है। यह भी इसी टॉपिक में क्लियर हो जाएगा कि क्यों हम बार बार दोनों को एक साथ लेके कार्य कर रहे हैं। हवा और निर्वात में जो बल कार्य करेगा वह आप जानते हैं 1/4πε0 Q1 Q2/r²। क्योंकि यहाँ पे हमें कई माध्यमों का बात करना है इसलिए यहाँ पे सब स्क्रिप्ट में हमने स्मॉल a का इस्तेमाल कर लिया। A स्टैंड फॉर एयर, मतलब हवा के लिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। अब उसी निकाय को यह ध्यान रहे कि जिस भी आवेश के निकाय के लिए हवा या फिर निर्वात में लगने वाले बल का मान हमने ज्ञात किया है उसी निकाय को ही हम किसी अन्य माध्यम में रखकर कार्य करेंगे। जो आवेश का मान हवा या निर्वात में था वही आवेश का मान होना चाहिए और आवेशों के मध्य जो दूरी हवा या निर्वात में थी वही दूरी होना चाहिए। यानी कि पूरे निकाय में कोई भी परिवर्तन नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको माध्यम ही परिवर्तित करना है। तो अब इस बार हमने उसी निकाय के लिए माध्यम जो ले लिया वो वाटर ले लिया अर्थात जल ले लिया। अब इनके मध्य जो बल लगेगा वह बल होगा कितना उसे दिखाने के लिए हमने Fw का इस्तेमाल किया। Fw जो होगा वह F1 का 1/81 गुना होगा। 1/81 बोलिए तो यहाँ पे हमने गुना कहा कि 1/81 गुना होगा, अथवा आप कह सकते थे कि Fa को हम 81 से भाग दे देंगे। हवा में या फिर निर्वात में लगने वाले बल को हम 81 से जब भाग देंगे यानी कि उतना बल का मान कम हो जाएगा, वह बल जो है वो जल में कार्य करेगा। Fa का वैल्यू रख सकते हैं 1/4πε0 Q1 Q2/r² और 1/81 था, उसी का इसमें मल्टीप्लाई के फॉर्म में आपको दिखाया गया है। अभी आपको यह क्लियर हो जाएगा कि 1/81 आखिर है क्या। हम एक और माध्यम ले लेते हैं। मान लीजिए हमने केरोसिन ले लिया। आवेशों के निकाय को हमने केरोसिन में जैसे ही रखा तो केरोसिन के लिए हम इस्तेमाल करेंगे F के। केरोसिन में जो बल लगेगा वह हवा या फिर निर्वात में लगने वाले बल का आधा होगा, यानी कि 1/2 × 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अब आपके सामने जल के लिए और केरोसिन के लिए यह जो वैल्यू आया कि 1/81 होगा, 1/2 होगा, यह जरूर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होगा कि आखिर ये 1/81 1/2 हम कहाँ से लिख रहे हैं। तो चलिए बारी बारी से इसको भी जान लेते हैं। 1/81 जो है यह वैल्यू होगा जल के कारण, यानी कि यह 1/81 का जो मान है वह पानी के ऊपर निर्भर करेगा, वो भी 17 से 18 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। यानी कि यहाँ पे हमें तापमान को, टेम्परेचर को ध्यान में रखते हुए कार्य करना है। 1/81 का मान हम इस्तेमाल करेंगे जब जल का तापमान 17 से 18 डिग्री सेल्सियस होगा। 1/2 जो वैल्यू है वह है हमारे केरोसिन के कारण, यह मान केरोसिन के ऊपर निर्भर करेगा। अब 1/81 1/2 ये जो जल और केरोसिन के लिए मान है यह इसके आंतरिक गुणों के आधार पर लिखा गया है। आंतरिक गुण कहने का मतलब आप जान रहे हैं कि हमारा जो वाटर है, जो जल है, वह H2O अणु होता है। H2O अणु में H परमाणु है
ऑक्सीजन परमाणु है, तो ये केमिस्ट्री का पार्ट हो जाएगा, हमें उसमें नहीं जाना। अब बस ये समझ लीजिए कि H2O जो अणु है उसका अपना खुद का गुण है या उसका अपना आंतरिक गुण है, जिसके कारण हमें 1/81 1/2 मान प्राप्त हो रहा है। अब इस तरीके से हम कितने अलग अलग माध्यमों का मान याद रख सकते हैं, यह भी एक समस्या है। तो इसी को समझने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे सापेक्ष विद्युतशीलता का। यह जो 81 है, 81 को हम लिखते हैं एप्सिलॉन RW, और इसे ही पढ़ा जाता है जल की सापेक्ष विद्युतशीलता। या फिर केरोसिन के लिए जो 1/2 हमने इस्तेमाल किया था, उसमें 2 को हम कहते हैं एप्सिलॉन RK, और इसे पढ़ा जाता है केरोसिन की सापेक्ष विद्युतशीलता। यहाँ पे ध्यान रहे, फार्मूले में इस्तेमाल किया गया था 1/81 1/2, जबकि जो सापेक्ष विद्युतशीलता है उसमें हम सिर्फ और सिर्फ 81 या फिर सिर्फ और सिर्फ 2 को ही इस्तेमाल करेंगे। पूरा का पूरा 1/81 नहीं कहलाएगा सापेक्ष विद्युतशीलता। सिर्फ 81 जो है, सिर्फ 81 जो है उसे हम कहेंगे जल की सापेक्ष विद्युतशीलता, और पूरे के पूरे 1/2 को हम नहीं बोलेंगे केरोसिन की सापेक्ष विद्युतशीलता, बल्कि जो सिर्फ 2 है, यानी कि बटे में जो भाग आ रहा है, बटे में जो वैल्यू प्राप्त हो रहा है, सिर्फ उसे ही हम नाम देंगे सापेक्ष विद्युतशीलता का। जैसे कि सिर्फ 2 को कहा गया केरोसिन की सापेक्ष विद्युतशीलता। हम बात करते हैं जो हमारे पास 17 से 18 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जल का 1/81 मान लिया गया था, तो अगर टेम्परेचर कुछ और हो तो फिर किस तरीके से हम मान लिखेंगे। तो कुछ मुख्य तापमान पर एप्सिलॉन R का वैल्यू अर्थात जल के लिए सापेक्ष विद्युतशीलता का मान दिया गया है कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा तो वहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे 88 का 88 का। अगर 20 डिग्री सेल्सियस होगा तो हम लिखेंगे 80.1। अगर 100 डिग्री सेल्सियस होगा तो हम लिखेंगे 55.3, और अगर 200 डिग्री सेल्सियस होगा तो हम लिखेंगे 34.5। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि हवा और निर्वात बार बार दोनों को एक साथ क्यों लिखा जा रहा था। रीजन वो सेम है, रीजन है हमारा सापेक्ष विद्युतशीलता, क्योंकि हवा भी एक माध्यम है, निर्वात भी एक माध्यम है। तो हवा के लिए और निर्वात के लिए सापेक्ष विद्युतशीलता का मान क्या होता है। निर्वात के लिए सापेक्ष विद्युतशीलता का मान 1 होता है, जबकि हवा के लिए सापेक्ष विद्युतशीलता एप्सिलॉन R का मान 1.00058986 होता है। अब 1.3 बार 0 फिर कुछ वैल्यू, इसको हम 1 के इक्वल मान सकते हैं, अर्थात आपके पास हवा के लिए और निर्वात के लिए दोनों ही माध्यमों के लिए सापेक्ष विद्युतशीलता का मान 1 आ गया। इसी कारण कूलाम के नियम में हर जगह हवा और निर्वात को एक साथ लेकर ही काम करना पड़ा था। अब आपको यह समझ में आ गया होगा एक साथ हवा और निर्वात माध्यम को रखने का क्या रीजन था, क्या कारण था कि हर जगह हम हवा और निर्वात को एक साथ लेके कार्य कर रहे थे। अब हम डिफाइन करते हैं कि सापेक्ष विद्युतशीलता होता क्या है। सापेक्ष विद्युतशीलता की परिभाषा को हम समझ लेते हैं। किसी माध्यम की जो सापेक्ष विद्युतशीलता है वह हवा या फिर निर्वात में रखे आवेशों के मध्य लगने वाले बल तथा समान आवेश को समान दूरी पर, मतलब उसी निकाय को ही हमें इस्तेमाल करना है, सिर्फ और सिर्फ माध्यम चेंज कराते हुए। समान आवेश को समान दूरी पर उस माध्यम में रखने पर लगने वाले बल के अनुपात को कहते हैं। यह जो उस माध्यम लिखा गया यह उस माध्यम को डिनोट कर रहा है जिस माध्यम में हम सापेक्ष विद्युतशीलता के मान को निकालना चाह रहे हैं। अर्थात अगर हम पानी के लिए निकालना चाह रहे हैं तो हमें काम क्या करना होगा कि अगर उसी निकाय को हम हवा में रख दें, उनके कारण क्या बल लगेगा उसे निकाल कर फिर पानी में रखने पर क्या बल लगेगा उसे निकाल लें, फिर दोनों बलों का अनुपात ले लें। दोनों बलों का अनुपात लेने से हमें पता चल जाएगा कि उसकी सापेक्ष विद्युतशीलता का मान होगा कितना। सापेक्ष विद्युतशीलता को दर्शाने के लिए हम एप्सिलॉन R का इस्तेमाल करते हैं, और यह जो है मात्रक विहीन तथा विमाहीन राशि है, यानी इसका ना तो कोई मात्रक होता है और ना ही इसकी कोई विमा होती है। जो आपने परिभाषा में लिखा है उसी को अब हम फार्मूले के रूप में दर्शाएंगे कि किसी माध्यम की जो सापेक्ष विद्युतशीलता है वह बराबर होती है हवा या फिर निर्वात में रखे आवेश की निकाय पर लगने वाले बल का अन्य माध्यम में रखे समान आवेश निकाय पर कार्यरत बल के अनुपात को। तो यह जो है यही आपके माध्यम की सापेक्ष विद्युतशीलता का प्रमुख सूत्र है। अब आपको इस सूत्र की सहायता से किसी भी माध्यम के लिए सापेक्ष विद्युतशीलता का मान निकालना आसान हो जाएगा। अब हमें अलग अलग माध्यमों के लिए सापेक्ष विद्युतशीलता का मान याद रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह हमारे पास सूत्र रहेगा। इसी सूत्र से हम
कोई भी अगर निकाय लिया जाए तो उसमें उस निकाय के कारण कूलाम के नियम की सहायता से हवा में कितना बल कार्य कर रहा है वह निकाल लेंगे, या फिर निकाय के लिए पानी में कितना बल कार्य कर रहा है वह निकाल लेंगे, और वहां से हम एप्सिलॉन आर का मान आसानी से निकाल सकते हैं। जनरली जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको एप्सिलॉन आर का मान पहले से दिया रहता है, हमें इस सूत्र को लगाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। फिर भी हमें अपने नॉलेज के लिए यह आवश्यक है कि मान लीजिए कभी किसी प्रश्न में कोई समस्या आ जाए तो किस प्रकार से हम सापेक्ष विद्युतशीलता का मान ज्ञात करेंगे। हवा और निर्वात के लिए हम जानते हैं FA = 1/4πε0 Q1 Q2/r², और किसी अगर अन्य माध्यम का बात करेंगे अब हम यहाँ पे जनरल फॉर्म में लिखने वाले, इसलिए FK FW की जगह डायरेक्ट हम लिख ले रहे हैं FM, यानी कि कोई भी मीडियम कोई भी माध्यम, यह हो जाएगा 1/4πε0 इंटू एप्सिलॉन r Q1 Q2/r²। एप्सिलॉन नॉट के साथ ही एप्सिलॉन r का हमें मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि जैसे ही माध्यम बदल रहा था तो वहां पे आपने देखा था जल के लिए 1/81 का हमने मल्टीप्लाई करा दिया था, केरोसिन के लिए 1/2 का मल्टीप्लाई करा दिया था, यानी कि 1/4πε0 के साथ ही 1/2 आया था, 1/81 आया था एप्सिलॉन नॉट के साथ ही। इसी कारण हम एप्सिलॉन आर का यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कराने का काम करेंगे। अब हम काम क्या करते हैं, ये जो एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर है दोनों को अलग अलग लिखने की बजाय सीधे लिख देते हैं एप्सिलॉन m, और यही आपका मुख्य फार्मूला बनेगा किसी भी अन्य माध्यम में लगने वाले बल का मान निकालने के लिए जो आवेशों के मध्य कार्य करता है। जहां पे हम डिफाइन करते हैं कि जो हमारा एप्सिलॉन m है इसे हम एप्सिलॉन से भी दर्शा सकते हैं, और यह लिखा गया एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर से। इसमें किस टर्म को हम क्या पढ़ते हैं, एप्सिलॉन को या फिर एप्सिलॉन m को कहा जाता है माध्यम की विद्युतशीलता अथवा निरपेक्ष विद्युतशीलता, जो कि आपका हेडिंग था कि निरपेक्ष विद्युतशीलता तथा सापेक्ष विद्युतशीलता। उसमें निरपेक्ष विद्युतशीलता जो है वो आपका यही एप्सिलॉन m है। एप्सिलॉन नॉट को हम पहले से जान रहे हैं, इसे कहा जाता है निर्वात की विद्युतशीलता, और अब तक आप यह समझ गए होंगे एप्सिलॉन r जो है वह है आपका सापेक्ष विद्युतशीलता। यहाँ पे आपको स्क्रीन पर एप्सिलॉन के अलग अलग प्रतीक चिन्ह शो हो रहे हैं, इसके लिए आप परेशान मत होइए, दोनों एक ही चिन्ह है, वो लिखते समय ऐसा बन गया, मगर आप अपने कॉपी में एक ही चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे, दोनों एक ही चिन्ह है। अब कुछ प्रमुख बिंदु का हम बात कर लेते हैं। स्मरणीय बिंदु क्या क्या है कि किसी माध्यम के लिए सापेक्ष विद्युतशीलता ही उस माध्यम की परावैद्युतांक या फिर परावैद्युत नियतांक होती है। आपके सामने एक नया शब्द आ गया परावैद्युतांक। अब आप परावैद्युतांक बोलिए या फिर परावैद्युत नियतांक बोलिए, दोनों एक ही चीज है। तो जो सापेक्ष विद्युतशीलता होता है किसी भी माध्यम के लिए वह उसी माध्यम के लिए परावैद्युतांक भी होता है। जैसे हमारे पास जो अन्य माध्यम में लगने वाले बल का सूत्र था Fm = 1/4πε0 एप्सिलॉन r Q1 Q2/r²। अब हम इसको परावैद्युतांक के रूप में लिखने के लिए एप्सिलॉन r को ही k का इस्तेमाल कर देते हैं, तो ये हो जाता है 1/4πε0 इंटू k Q1 Q2/r²। जबकि यह जो k है वह आपका कुछ और नहीं एप्सिलॉन r ही है, यानी सापेक्ष विद्युतशीलता ही है। तो हमारे पास ये जो नया शब्द आ जाएगा परावैद्युतांक, अब उम्मीद है कि इसको समझने में आपको कोई समस्या नहीं होगा। k को हम किस किस नाम से जानते हैं वो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। k जो है वो विमाहीन राशि है और इसे ही परावैद्युत नियतांक कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं, सापेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं, अथवा विशिष्ट परावैद्युतता भी कहते हैं। इतने नाम हैं इसके, और हमें हमेशा समस्या यही होता है कि कोई नया नाम आ जाता है और हम प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, जबकि चीज़ें पहले से पढ़ी हुई रहती हैं। एप्सिलॉन r को आप समझ चुके हैं, एप्सिलॉन r सापेक्ष विद्युतशीलता होता है, माध्यम बदलने पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं, और उसी एप्सिलॉन r का ही अलग अलग नाम लिखा गया उसे हम सापेक्ष विद्युतशीलता कह देते हैं, परावैद्युत नियतांक कह देते हैं, परावैद्युतांक कह देते हैं, या फिर विशिष्ट परावैद्युता कह सकते हैं। तो कभी भी इन चारों में से कोई भी नाम आपके सामने आए अब आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। और जिस पदार्थ अथवा माध्यम का बात किया जा रहा है उस माध्यम को हम कहते हैं परावैद्युत। माध्यम का इस्तेमाल हम कूलाम के नियम में कर रहे हैं, जबकि जो यहाँ पे लिखा गया कि पदार्थ को परावैद्युत कहते हैं। क्यों कहा गया पदार्थ? इसलिए कहा गया क्योंकि जब हमारा ये जो प्रथम इकाई है
स्थिर वैद्युतिकी इसका जो आखिरी अध्याय होगा जिसमें हम संधारित्र के बारे में जानेंगे, वहाँ पे भी हमें परावैद्युत को पूरे डिटेल में जानना है। यहाँ पे तो हमने माध्यम के रूप में समझा था, वहाँ पे इसी परावैद्युत को हम पदार्थ के रूप में जानेंगे कि क्या होता है डाई इलेक्ट्रिक और किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो उस चैप्टर के अनुसार ही इसे पदार्थ कहा गया, जबकि यहाँ पे जो है यह माध्यम के रूप में कार्य कर रहा है। तो आपको यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम काम क्या करते हैं कि हमारे पास जो फार्मूला है एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, इसी में हम के को ले जाके रख देते हैं। तो ये बन जाएगा एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू के, जबकि एप्सिलॉन और के एक ही है, बस हम इसको के के रूप में रिप्रेजेंट करके देखते हैं कि क्या बनता है। के का यहाँ से हम फार्मूला निकाल लेंगे, के इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि जो परावैद्युत नियतांक है उससे हम डिफाइन कर सकते हैं कि परावैद्युत की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन तथा निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात को ही परावैद्युत नियतांक कहते हैं। सापेक्ष विद्युतशीलता को आप परिभाषित कर चुके थे, यहाँ पे आपके सामने जो नया शब्द आ गया परावैद्युत नियतांक जिसका सिंबल है के, उसे भी अब आपने परिभाषित कर दिया कि परावैद्युत की वैद्युतशीलता यानी जो एप्सिलॉन है और निर्वात की वैद्युतशीलता यानी कि जो एप्सिलॉन नॉट है, इन्हीं दोनों का हम अनुपात ले लेंगे तो हमें मिल जाएगा परावैद्युत नियतांक। हवा और निर्वात के लिए आप जान रहे हैं कि का मान 1 होता है और एप्सिलॉन नॉट का भी मान आपको पता है जो कि सार्वत्रिक नियतांक है, मतलब हर जगह मान सेम रहने वाला है। इसी का मान हम अगर इस सूत्र में रख दें एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू के में, तो हमें जो फाइनल फार्मूला मिलेगा एप्सिलॉन का, अर्थात फार्मूला मिलेगा परावैद्युत की वैद्युतशीलता का हवा या निर्वात के लिए, वह भी आएगा एप्सिलॉन नॉट के मान के बराबर 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो अब मुलाकात होगा हमारे अगले वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र के बारे में। तब तक खुश रहिए और हमेशा पढ़ते रहिए।